तो सबसे पहले आप सभी को हम वेलकम करते हैं हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में और थैंक्स करते हैं कि आप लोगों ने मुझे चूज किया और आपको पढ़ाने का मौका दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो कोर्स है क्या है। बेसिकली एक कोर्स है एडवांस एक्सेल डेटा एनालिसिस एंड डैशबोर्ड की। ठीक है। हम एक्सेल 365 के मोस्टली सारे फीचर्स, मोस्टली फॉर्मूले जो डेली बेसिस में हम यूज करते हैं जिससे हम किसी रिपोर्ट को ऑटोमेट कर सकते हैं, वो सारे फॉर्मूले, फॉर्मूले की ट्रिक्स, ये सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे हमारी इस क्लासेज में। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है कि ये बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल क्या है। अब इस पे थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। देखिए, बेसिक एक्सेल मतलब ऐसा नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कोई टॉपिक है कि ये बेसिक है, ये बेसिक है, ये बेसिक है, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ने कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये टॉपिक बेसिक है, ये टॉपिक एडवांस है। वो डिपेंड करता है हमारे यूज पे। अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा आप लोग। प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग अपना माइक म्यूट कर लें। जब कुछ पूछना हो तो अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। हाँ, बोलिए सर। क्लास के बाद मिल जाएगी ना सर। क्लास खत्म होती है आपको मिल जाएगी। चलिए, ठीक है। अभी आप क्लास और टॉपिक पे फोकस कीजिए, बाकी जो भी मटेरियल होगा मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो जैसे हम समझ सबसे पहले जानते हैं परसेंटेज के बारे में कि एक्सेल के अंदर में परसेंटेज कैसे टाइप होता है। अगर मैंने यहाँ पे 20 और परसेंट का सिंबल दिया तो ये 20% होता है। ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे 20 टाइप किया और बाद में परसेंटेज लगाया तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि एक्सेल में 1 = होता है 100%। 1 = क्या होता है? 100%। मतलब मुझे बाद में परसेंटेज लगाना है तो 0.20 यहाँ पे हम टाइप करें। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं कि एक्सेल की बेसिक टॉपिक और एडवांस टॉपिक क्या होता है। तो चलिए हम बेसिक टॉपिक बताते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे एक किसी सेल पे 30 टाइप किया और किसी और सेल पे 20 टाइप किया। अब मैं 30 को कॉपी किया और इसके ऊपर जस्ट पेस्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि 20 30 से रिप्लेस हो गया। अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। हम पेस्ट ना करके पेस्ट स्पेशल करते हैं। और इस पेस्ट स्पेशल में हम यहाँ पे ऑपरेशन दिख रहा होगा आप लोगों को। इस ऑपरेशंस में आप देखेंगे ऐड। अब मैं ओके करूंगा तो क्या होगा कि यहाँ पे 30 और 20 दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे और रिजल्ट 50 पेस्ट हो जाएगा। अब दोबारा हम आपको बताते हैं इसी चीज को कि हम पेस्ट स्पेशल करेंगे और यहाँ पे इस बार मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 30 और 50 के बीच में मल्टीप्लाई होगा। अब जहां से कॉपी हुआ है और जहां पे पेस्ट हुआ है उसके बीच में मल्टीप्लाई होगा और रिजल्ट जो है, जो कि आई थिंक 1500 होगा, वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो अभी आपने सीखा कि कॉपी पेस्ट करते समय पेस्ट स्पेशल में हम ऑपरेशंस के अंदर जो चीजें सिलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, उससे होता क्या है। और मेरे नजर में ये बेसिक है। आपने क्या जाना कि किसी कोई टॉपिक है क्या और उस टॉपिक को हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीज जान लिया। अब ये चीजें आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारे वेबसाइट्स में, यूट्यूब चैनल वेबसाइट तो छोड़िए, एक्सेल की हेल्प पे मिल जाएगा। लेकिन उसको जानने से क्या होगा? बिल्कुल उसी तरह जब हम 6th 7th क्लास में पढ़ते थे और हम लोग वृत्त की परिधि मतलब कि सर्कल का स्क्वायर निकालना सीखते थे, तो हम लोगों के दिमाग में क्या होता था कि इसको रट लो, एग्जाम में 5 नंबर का आता है। शायद ही कोई होगा जिसके दिमाग में आया होगा इसको सीख लेते हैं, बहुत बड़ी अच्छी चीज है, कल के डेट में हमें काम आएगी। इससे हम किसी भी चीज का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं।
सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसका बेनिफिट क्या है? हम अपने ऑफिशियल लाइफ में इसको सीखेंगे कि क्यों, क्या अप्लाई करेंगे सीख के। तो चलिए इसी चीज को जब हम एडवांस एक्सेल में कराएंगे तो कैसे कराएंगे? तो यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। पहले मैंने समझाया कि परसेंटेज का क्या सिस्टम है। मतलब कि 20% लिखेंगे तो 20% होगा। अगर आपने 20 लिख के परसेंटेज अप्लाई किया तो 20,000% हो जाएगा। तो हमारे एक कलीग थे, वो मुझे एक डेटा मेल कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। मैं ऐसे सैंपल डेटा बनाने के लिए बनाया। तो मेरे कलीग मुझे ये डेटा भेज दिए। अब उनके हिसाब से ये परसेंटेज में है, मतलब उनके हिसाब से 44% है, बट सिस्टम के हिसाब से 44 नंबर है। मतलब मुझे अगर 500 का 44% निकालना है, तो अगर 44% सैंपल में हुआ तो मैं जस्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्या कर दूंगा? आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर ये 44 नंबर हुआ, क्या हुआ? 44 नंबर। तो आप इसको आपस में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? कि रिजल्ट गड़बड़। तब मुझे जरूरत है या तो 44 को परसेंट में कन्वर्ट करने की, या फिर अपने फॉर्मूले के अंदर डिवाइड बाय 100 करने की। अब यहीं पे प्रॉब्लम आता है कि जो मेरे कलीग ने जो डेटा भेजा है मुझे, इस डेटा को मुझे अपने डैशबोर्ड पे, अपने रिपोर्ट्स में, अपने एक्सेल फाइल में यूज करना है। अब वहां मैं कई सारे लोगों का डेटा यूज करता हूँ। अब उनका, बाकी लोगों का डेटा, मोस्टली लोगों का डेटा परसेंटेज में होता है। अब कुछ कलीग हैं जो कि मुझे नंबर में भेज देते हैं। अब मुझे इसको यूज करने से पहले इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है। अब इसको सेलेक्ट करके परसेंट का सिंबल देंगे तो गलत हो जाएगा। जिसे देख पा रहे हैं कि 2400 परसेंटेज आ गया। मुझे तो 44% चाहिए ना, 4400% तो नहीं चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे? मेरे पास दो तरीके हैं। पहला, कि मैं इस पे हर किसी पे डबल क्लिक करूं और परसेंट का सिंबल, हर किसी पे डबल क्लिक करो, परसेंट का सिंबल। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर डेटा हजारों लाखों में हुआ तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं इस तरह से। अब आप लोग बोलेंगे सर ये भी तो वही हुआ कि डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। एक एक करके कौन कन्वर्ट करे? यहाँ हम एक एक करके कन्वर्ट नहीं करेंगे। यहाँ हम जो C2 पे मैंने मेथड समझाया था, पेस्ट स्टेशन में ऑपरेशंस का, वही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ हम किसी एक सेल पे 100 को टाइप करेंगे, इस 100 को कॉपी करेंगे, पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और इसको कर देंगे डिवाइड। तो ये क्या करेगा? हर एक नंबर को 100 से डिवाइड कर देगा। जब हर एक नंबर 100 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा? रिजल्ट आएगा डेसिमल में। मतलब 44 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? 0.44। कुछ इस तरह से। आफ्टर दैट हम इस पे परसेंटेज पे कन्वर्ट कर देंगे। अब आप सभी लोग कंपेयर करें कि सेम टॉपिक मैंने आपको C2 पे पढ़ाया, तो आप इसको लाइट जरूर लाइटली लिए होंगे कि हाँ ये ऑप्शन है तो ठीक है। लेकिन जब इसी चीज को, इसी सेम ऑप्शन को जब एक रियल टाइम प्रॉब्लम के साथ रिलेट किया, देन समझाया, तो आपको समझ में आया कि नहीं ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस तरह के ऑफिस में काम आएगा तो मैं यूज हो सकता है। तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये C1 वाला है कि हर एक एग्जाम्पल को, हर एक टॉपिक को उसके हिसाब से हम यूज करें, ताकि उसको हम अपने ऑफिशियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर उससे हम अपना काम को आसान करें। मतलब ये नहीं है कि आप काम को चैट जीपीटी और बाकी चीजों से आसान कर लीजिएगा। ये पॉसिबल नहीं। अब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, बोले क्या बोले? सिंपल इस पे परसेंटेज सिंबल पे क्लिक कर दिया, ऊपर दिख रहा है ना आपको?
क्लिक कर दिया जस्ट। अगर कोई नंबर डेसिमल जैसे 0.30 है, सॉरी यहाँ पे परसेंट ऑटोमेटिक आ गया, 0.30 है, ये ये ऑटो रीड कर रहा है सर, यहाँ 0.30 है ना सर। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जस्ट परसेंट वाले पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ इसका शॉर्टकट दिख रहा है आपको सामने, कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज, राइट। अब चलिए हम बात करते हैं कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे आप, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होगी कोर्स में। चलिए इसके बारे में बता देता हूँ, और साथ में वो मैं भेज भी देता हूँ ताकि आप लोग भी अच्छे से पढ़ लें। सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे मोस्ट यूजफुल फीचर। क्या कवर करेंगे? मोस्ट यूजफुल फीचर्स, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे थ्योरिकल, जो आज बात कर रहा हूँ थ्योरिकली बात करेंगे, व्हाट इज द एक्सेल, व्हाई इज द एक्सेल, कैरियर इन द एक्सेल, डायनेमिक सिलेक्शंस, लार्ज डेटा सिलेक्शन, शॉर्टकट्स, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, फॉर्मूला, merging method, miscellaneous calculation, and basic useful formula for calculation। उसके बाद हम बात करेंगे फाइल मेनू बार, जो फाइल मेनू बार के अंदर सारी चीजें जैसे टेम्पलेट वगैरह वो बात करेंगे। एडवांस पेस्ट स्पेशल्स के बारे में बात करेंगे, पिक्चर लुकअप्स के बारे में बात करेंगे, फॉर्मेटिंग ट्रिक्स की बात करेंगे, कस्टम फॉर्मेट, कंडीशनल फॉर्मेट, प्रोटेक्शंस, डेटा फिल, एडवांस शॉर्टिंग, रियल एंड कुछ हम रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में भी बात करेंगे। तो हर एक सेक्शन के बाद हम रियल टाइम प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। सेकंड, फिर पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। पिवट टेबल में फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल पिवट टेबल, स्लाइसर पिवट टेबल, एंड पिवट विथ मल्टीपल डेटा फाइल सीट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। पावर पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे। जब पिवट टेबल खत्म होगा तो फिर हम बात करेंगे कि पिवट टेबल से हम डैशबोर्ड कैसे बनाएं। अब यहाँ पे कई सारे डैशबोर्ड है, लेकिन इसमें से मैं एक या दो डैशबोर्ड ही बताऊंगा, क्योंकि ये हम सारे डैशबोर्ड वहां बताते हैं जहां 1-to-1 क्लास होती है, जिसका ड्यूरेशन 45 घंटे का होता है, और जिसकी फीस हम 10,000 चार्ज करते हैं। तो इसमें एक या दो डैशबोर्ड मैं बताऊंगा, बाकी डैशबोर्ड आप खुद भी बना सकते हैं, क्योंकि बाकी सब में सेम कंपोनेंट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे डैशबोर्ड विद पिवट टेबल के बाद हम बात करेंगे 500 के आसपास फॉर्मूले। अब 500 से कुछ फॉर्मूले ज्यादा भी हो सकते हैं, दो चार पांच फॉर्मूले कम भी हो सकते हैं। 500 के आसपास हम फॉर्मूले कवर करेंगे, जिसमें हर टाइप का फॉर्मूला होगा, जैसे लॉजिकल कैलकुलेशन, टेक्स्ट फॉर्मूला, डेट फॉर्मूला, रेफरेंस फॉर्मूला, लुकअप फॉर्मूले, एडवांस लुकअप फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूले, और अब खुद से फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे भी आपको। यही नहीं कि फॉर्मूला ही नहीं, हम खुद से फॉर्मूला बनाना आपको सिखाएंगे। जैसे लैम्डा फॉर्मूला जो है, वो फॉर्मूला, फॉर्मूला सिंप्लाइजेशन विद लैम्डा फॉर्मूला डिफाइंड है, हम खुद के फॉर्मूले सिखाएंगे। एरे फॉर्मूला है, ये आपको सिखाएंगे। देन शुरू होगा रिपोर्ट ऑटोमेशन। रिपोर्ट ऑटोमेशन में आपको हम एक रिपोर्ट बना के दिखाएंगे जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड हो, एक्सेल के थ्रू पूरी की पूरी सीआरएम तरह की तरह काम जो करें, मतलब कोई एक काम को हम फुल्ली ऑटोमेट कर सके, ऐसा एक प्रोजेक्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। देन बात करेंगे डेटा मेनू बार, जिसमें हम डेटा को इंपोर्ट करना, पावर क्यूरी, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी, स्लाइड, डेटा वैलिडेशन, सॉल्वर, और सारी चीज बात करेंगे। देन लास्ट में हमारा आएगा डायनेमिक चार्ट्स। हम चार्ट्स पे पूरा डिस्कस करेंगे, बेसिक से एडवांस, और डायनेमिक बटन्स वगैरह सब कुछ लगाना चार्ट के साथ सीखेंगे। देन हम इन सबों को यूज करके दो या तीन डैशबोर्ड बनाना आपको सिखाएंगे लास्ट में। और हर सेक्शन में आपको टेस्ट होगा, इसका ध्यान रखिएगा, हर सेक्शन में आपका टेस्ट होगा। हर क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, हर क्लास आपका लाइव होगा, और आपको टेलीफोनिक सपोर्ट भी मिलेगा कि फोन करके जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। अब कोई अगर आपके पास डाउट हो तो उसको पूछने का तरीका क्या है? तो जैसे मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट हुआ
तो आप उसी समय पूछ लीजिए। लेकिन अगर कुछ ऐसा डाउट हुआ जो इस टॉपिक से रिलेट नहीं करता है, उस उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि उस डाउट को क्लास के बाद या क्लास के पहले या फोन पे पूछ ले। कि क्लास के बीच में टॉपिक से बाहर की चीजें पूछेंगे तो क्लास डिस्टर्ब होने की चांसेस है। तो इतना रिक्वेस्ट आपसे रहेगा कि पढ़ाते समय टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछिए। आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चंस को क्लास के बाद या क्लास से पहले पूछ लिए। ठीक है। अब आप लोगों की कोई क्यूरी है कोर्स से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं। हाँ जय जी, कुछ पूछना है? हाँ, पहली क्लास है आज। और कोई और पूछ रहे थे कुछ? हाँ, अब डैशबोर्ड क्या होता है, चलिए इस आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, इस पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा ये बताइए कि आप मान लीजिए, एग्जाम्पल ले ले देता हूं मैं आपको कि आपके पास एक सुपरमार्ट है। आपका आपका एक सुपरमार्ट है। ठीक है। डेली बेसिस में सेल, डेली उसमें सेल्स होते हैं, डेली 500 700 1000 1500 कस्टमर आके सेल करते हैं, सामान खरीदते हैं। आपके तो आप उस दुकान सुपरमार्ट पे अपने एक किसी एम्प्लॉय को रखते हैं, इनका नाम मिश्रा जी है, मिश्रा जी को आपने रख दिया। शाम को आप जाते हैं, पूछते हैं मिश्रा जी बताइए आज का क्या है। मिश्रा जी क्या करेंगे, सारे इनवाइसेस निकालेंगे, एक एक करके हाथ में थमाएंगे, बोलेंगे कि वर्मा जी आए थे, ये 5 केजी चीनी ले गए हैं, ये मोहनलाल आया था, ये 20 किलो आटा ले गया है, ये कविता जी आई थी, ये 5 साबुन की टिकिया ले गई है। तो क्या लग रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जान के आपको कोई फायदा तो नहीं है। आपने ऑडिटर रख रखा है, बिल की ऑडिट करने के लिए, ऑडिट करेगा। अब डेली बेसिस में आप 1500 1600 बिल को चेक कीजिएगा, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना सर, क्योंकि आपको और भी स्टोर पे जाना है और स्टोर से रिलेटेड स्टैटिक्स नहीं निकाल पाएंगे। तो अब आपके सामने डेटा दिख रहा है, दिख रहा है डेटा। अगर मैं डेटा के आपने जो सेल्स जो रिपोर्टिंग प्रोसेस को दूं, तो डेटा से कुछ नहीं समझ पाएगा। लेकिन इसी डेटा पे मैंने एक विजुअलाइजेशन तैयार किया है जिसको हम डैशबोर्ड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि मेरा ओवरऑल सेल क्या है, इतना है, मेरा प्रॉफिट कितना है, इतना है, मतलब कि मेरा 12% का प्रॉफिट रेट है। मतलब अगर किसी के साथ कोई डील करना है तो 12% का लॉक इन पीरियड रहना चाहिए, या किसी को डिस्काउंट देना है तो 12% से ज्यादा नहीं देना, क्योंकि इतना प्रॉफिट ही होता है। ये पता चल गया। देन यहाँ मेरा लोकेशन पता चल रहा है कि मेरा जो लोकेशन क्या है, जैसे आप देख सकते हैं कि कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा सेल हो रहा है। ठीक है, सबसे ज्यादा कैलिफोर्निया में सेल हो रहा है, और बाकी जो इधर है आपका डकोटा वगैरह है, उसमें सेल बहुत कम होता है। तो रीजनली देख लिया। दूसरा मुझे पता चल रहा है कि मेरा हाईएस्ट सेल्स जो है वो फोन्स है, चेयर है, स्टोरेज है, टैबलेट्स है, और सबसे लोअर सेल में मेरे पास लेवल से मतलब वगैरह जो सबसे लोएस्ट सेल में आता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है मेरा स्टैटिक्स बाय ईयर, कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैं ईयरली जो है मेरा सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है। ईयरली सेल धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कि मेरी कंपनी सेल को कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है। ठीक है। और साथ में मुझे ये भी पता चल रहा है कि मेरा सेल साल के शुरुआत में शुरू होता है और धीरे धीरे पीक पे जाता है, और फिर क्वार्टर फोर में फिर वापस क्वार्टर वन में मेरा सेल डाउन हो जाता है। मतलब कि मेरा जो मार्केट है वो हमारा क्वार्टर फोर का मार्केट। तो इससे मैं, अगर मुझे सेल्स के साथ कुछ भी छेड़छाड़ करनी है तो मैं क्वार्टर फोर में नहीं करूंगा। मान लो किसी को छुट्टी वगैरह देना है, हायरिंग वगैरह करना है, तो क्वार्टर फोर से पहले कर लेना है, क्योंकि क्वार्टर फोर पीक टाइम है। अगर मुझे कोई शिफ्टिंग करनी है, स्टॉक मैनेज को मैनेज करना है, तो क्वार्टर फोर से पहले स्टॉक वगैरह पूरा होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए रेडी, क्योंकि क्वार्टर फोर मेरा पीक पे है। इसको बोलते हैं डैशबोर्ड। अब कुछ डैशबोर्ड स्टैटिक्स होता है, कुछ डायनेमिक होता है। अब स्टैटिक मतलब क्या हुआ कि एक इंफॉर्मेशन दे दिया तो दे दिया। डायनेमिक मतलब हुआ कि हम हर अलग अलग केपीआई। अब केपीआई क्या होता है, केपीआई का फुल फॉर्म होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हर अलग अलग की से अपने परफॉर्मेंस को देख सके। जैसे यहाँ देखिए,
कि मैं देखना चाहता हूँ कि सिप फर्स्ट क्लास से शिपिंग कितने प्रोडक्ट हुए हैं, क्या है उसका। तो फर्स्ट क्लास द्वारा शिप की गई टोटल सेल ही हुआ और 14%, मतलब कि जो हम फर्स्ट क्लास से शिप कर रहे हैं उस पे मेरा प्रॉफिट रेट अच्छा है। और उसमें भी मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा फोन्स वगैरह ही हाईएस्ट सेल में। अब मैं बताऊं कि भाई कंज्यूमर प्रोडक्ट कौन कौन बिके हैं, तो कंज्यूमर पे क्लिक किया तो आप यहाँ देखिए कंज्यूमर का है और देख पा रहा हूँ कि इतने सारे स्टेट्स हैं जो कि कंज्यूमर पे सेल, कंज्यूमर प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जब मुझे पता चलेगी तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से फिर मैं डिसीजन लूंगा ना। अब समझ में आया कि डैशबोर्ड क्या होता है सर। और आपके ऑफिस से मेजरली यही काम होता है, बाकी जो भी करे एंड द लास्ट प्रोडक्ट यही निकलता है। क्योंकि जो ऊपर कंपनी के ऊपर सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है उसको इससे नहीं लेना है कि डेटा क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं, उसको इससे लेना देना है। समझे। और किसी को कोई डाउट। चलिए, तो थोड़ी सी हम बेसिक एक्सेल की इंट्रो, अब तो हमने देखा कोर्स के बारे में जाना, अब हम कुछ बेसिक इंट्रोडक्शंस के बारे में जान लेते हैं। हमने यहाँ पे दो चीजें कवर की। पहले कवर की कि बेसिक एक्सेल और एडवांस एक्सेल क्या होता है, ताकि आपको पता चल जाए, आपको कंफ्यूजन ना रहे कि बेसिक क्या है एडवांस क्या है, कि टॉप उसी टॉपिक को अगर हम तरीके रूप से इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एडवांस एक्सेल कहलाता है। ठीक है। देन हमने बात की कि हमारे कोर्स में क्या क्या होगा और डैशबोर्ड क्या होता है इसके बारे में बात किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिर एक्सेल होता क्या है। आखिर एक्सेल होता क्या है। तो अगर मैं सिंपली बोलूं एक्सेल स्प्रेडशीट या एक्सेल जस्ट लाइक रजिस्टर। जब कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे तो पुराने जमाने क्या, बहुत साल पहले की बात हुई, 20-25 साल पहले ही देख लीजिए कि मोस्टली ऑफिस में बड़े बड़े मोटे मोटे रजिस्टर हुआ करते थे। हमारे स्कूलों में रजिस्टर हुआ करते हैं, हमारे स्कूल में अभी भी रजिस्टर है। जो भी एंट्री है, जो भी लेन देन होता था, हम उस रजिस्टर के थ्रू ही करते थे। अब जो है उसी रजिस्टर का रूप आपका एक्सेल ले लिया, एक डिजिटल रजिस्टर हो गया। ठीक है। तो एक्सेल में हम करेंगे क्या, बेसिकली एक्सेल में हम करते हैं डेटा एंट्री, डेटा मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, चार्टिंग, ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग, टाइम मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, या ऑलमोस्ट वो सारी चीज जो मुझे रिक्वायरमेंट हम एक्सेल के साथ कर सकते हैं। फिर भी पांच जो चीजें मैंने अलग की है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। हम एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट एक्सेल इज नॉट ए डेटाबेस। क्यों? क्योंकि एक डेटाबेस की बहुत सारे नियम को फॉलो नहीं करता है। सबसे पहले सिक्योरिटी। अगर मैंने अपना एक्सेल सीट को प्रोटेक्ट कर दिया, पासवर्ड लगा दिया, तो क्या होगा? अगर आप पासवर्ड भूल गए तो भूल जाइए डेटा, क्योंकि एक्सेल में पासवर्ड रिकवर करने का कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम पासवर्ड को ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पासवर्ड कितना स्ट्रांग है। और हर तरह के पासवर्ड को ब्रेक करना इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, चलो ठीक है, पासवर्ड को किसी तरह से आपने ब्रेक कर भी लिया तो चलो, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, साइज। एक्सेल के अंदर 10 लाख रो का साइज है कहने के लिए सिर्फ, लेकिन जैसे इस पे आप 3-4 लाख का डेटा रखेंगे, आपका एक्सेल बहुत स्लो चलना लगेगा। इसलिए डेटा बेस की तरह यूज नहीं की जा सकती। ये फाइल रूप में बनता है तो कोई भी इस फाइल को डिलीट कर सकता है, तो डेटा लॉस के भी चांसेस ज्यादा है। तो हम इसको एज ए डेटाबेस नहीं बना सकते। तो अगर हम डेटाबेस नहीं बना सकते तो क्या स्टोर करेंगे? तो इसमें हम तीन चीजें स्टोर करते हैं। पहला, मिसलेनियस डेटा। जैसे कि आप अगर अकाउंटिंग के लिए टैली यूज कर रहे हैं, फिर भी आप जो ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे हैं जिसको हम लोग पेटी कैश करते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी जो डेटा एंट्री है वो आप एक्सेल में ही करेंगे। अब 2 रुपए की फोटो स्टेट आपने कराई है, उसका रिकॉर्ड टैली में जाके लेजर बना के थोड़ी रखेंगे।
बट महीने में 10-20 हज़ार खर्चा हो जाता है तो हिसाब तो रखना पड़ेगा। ऐसे आप अगर मान लीजिए कि अगर आप पेरोल के लिए पेरोल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, फिर भी आप अपना अटेंडेंस का जो डेटा है वो एक्सेल पे रखेंगे, क्योंकि अटेंडेंस को ऑटोमेट करना मुश्किल है। उसके बाद दूसरा आता है एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ऐसे लोग जिनके पास डेटा वॉल्यूम बहुत कम होता है। जैसे मेरा देख लीजिए, मैं मेरा जो साल का जो है वही 15-20 हज़ार का डेटा होता है। और जो छोटे लोग हैं, जो बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर्स को, उनके ऑपरेटर्स को, उसके इंजीनियर को अफोर्ड नहीं कर सकते ना, फिर ये भी प्रॉब्लम होता है, बजट की प्रॉब्लम होती है। तो वो सारा काम एक्सेल पे ही कर लेते हैं। अब कॉर्पोरेट्स में जब जाएँगे, तो एनालिटिक्स डेटा को स्टोर करते हैं। अब वैसे एनालिटिक्स डेटा क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई रिपोर्ट या एनालिसिस करेंगे, तो उसकी डेटा होल्ड करना पड़ेगा एक्सेल शीट में, क्योंकि फिर वो डायनामिक नहीं होगा ना। जैसे बॉस ने आपको बोला कि 3 महीने का सेल्स रिपोर्ट बना दो, या 3 महीने का प्रोडक्शन रिपोर्ट बना दो, या 3 महीने का सर्विस रिपोर्ट बना दो। तो सबसे पहले 3 महीने का जो ट्रांज़ैक्शन डेटा है, उसको तो डाउनलोड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर से, फिर उसको एक्सेल शीट पे रखेंगे, फिर उसके ऊपर बहुत सारे कैलकुलेशन करके एक विजुअलाइज़ेशन तैयार करेंगे। क्या? अब विजुअलाइज़ेशन बहुत सारे हो सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कुछ विजुअलाइज़ेशन आपको। जैसे ये देखिए, ये भी है, ठीक है? इस तरह का विजुअलाइज़ेशन तैयार करेंगे। तो एनालिटिक्स डेटा को स्टोर करेंगे। सेकंड आता है कैलकुलेशन। देखिए, एक्सेल में कैलकुलेशन के लिए सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि आप अगर फ़ॉर्मूला वर्ड में जाएँ, तो यहाँ आपको बहुत सारे फ़ॉर्मूले मिलेंगे। उसके अलावा आप ये सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आसानी से कर सकते हैं। जैसे कभी ऐसा हुआ कि आपके पास कुछ कैलकुलेशन है, और उस कैलकुलेशन को करना है, और उसके लिए एक्सेल में फ़ॉर्मूले आपको सूटेबल नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उस कैलकुलेशन को आप नोटपैड में बड़े आराम से कर लेते हैं। वो सारी कैलकुलेशन आप एक्सेल में कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप इसमें सैलरी कैलकुलेशन, कमीशन कैलकुलेशन, सेल्स कैलकुलेशन, हर तरह के कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। एक्सेल के अंदर में हर तरह का डेटा को रिप्रेजेंट आप कर सकते हैं यहाँ पे। देन आता है शेयर द डेटा। ये इम्पोर्टेंट है कि हम किसी को भी एक्सेल फाइल भेज सकते हैं। आप किसी बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है, सर ये भी कौन सी बड़ी बात है, किसी को एक्सेल फाइल भेजना इम्पोर्टेंट कैसे हो? सर इम्पोर्टेंट तो है। जैसे मान लीजिए कि अंबानी जी का मैनेजर आपके पास आता है और बोलता है कि सर, आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए, आपको मैं लाइफ टाइम जियो टू जियो फ्री दे देता हूँ। अब आप इंडियन इंडियन वुमेन की तरह कोई भी फ्री चीज मिले तो आप बाय कर ले तो बात अलग है। लेकिन अगर एनालिटिक्स रहेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि आपके सर्कल में जिनको आप रावर मोस्टली कॉल करते हैं, वो सारे कितने लोग हैं जो कि जियो के नेटवर्क पे हैं। पता चला कि आपके दोस्त वगैरह, आपके रिश्तेदार वगैरह, आपके कलीग वगैरह की कोई जियो यूज ही नहीं करता है, तो फिर आप जो खरीद के तो वेस्ट ही होगा ना। उसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने एनालिटिक्स रिपोर्ट को पावर बीआई में बना दिया। कहाँ बना दिया? पावर बीआई में। बट मैं रिपोर्ट किसी को भेजूं कैसे? क्योंकि उनके पास तो पावर बीआई है ही नहीं। अब कोई मेरी रिपोर्ट देखने के लिए 1 GB का पावर बीआई का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके इंस्टॉल थोड़ी करेगा। लेकिन अगर हमने रिपोर्ट एक्सेल में बनाया, तो हर कोई मेरी रिपोर्ट को देख सकता है, क्योंकि मोस्ट लोगों के पीसी में एक्सेल तो होता ही है। एक्सेल नहीं है तो उसके सब्स्टिट्यूट, जैसे कि सैम्फनी, जैसे कि आईबीएम का क्या बोलते हैं, ओपन आरजी, एक्सेल व्यूअर, कुछ भी नहीं हुआ तो गूगल सीट पे खोल लेगा। सो मेजरली ये हुआ। अब क्वेश्चन आता है कि जो अभी जो मैं ऑफिस 365 पढ़ाऊंगा, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये फाइल में थोड़ी देर में भेजूंगा, तो इस लिंक को क्लिक करके आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या नया चीज आया है। तो आपको जो भी मैं कराऊंगा,
लेटेस्ट एक्सेल कराऊंगा जिसमें सारे लेटेस्ट फीचर्स होंगे। हाँ, आप लोगों के पीसी में लेटेस्ट एक्सेल नहीं होगा, कोई बात नहीं। आप आज न कल तो लेटेस्ट आएगा ना, तो टॉपिक के बारे में पता होगा तो आप आगे यूज कर लीजिएगा। मैं बता दूंगा कि कौन सा फीचर लेटेस्ट है और कौन सा फीचर ओल्डर है, सब में। प्लीज म्यूट कर लें। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है कि हम अगर मान लीजिए इस कोर्स को कंप्लीट कर लें तो किस किस तरह के रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो कुछ सैंपल्स मैंने दिए हैं, कुछ रिपोर्ट्स मैं खुद बना के दिखाऊंगा अभी, और इस तरह के रिपोर्ट्स को इजीली बना सकते हैं। अब कुछ लोगों के दिमाग में आइडिया होगा कि सर जॉब के क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए, जॉब के लिए किसी से सलाह लेने की जगह पे आप Naukri.com पे, Monster.com पे जिस तरह का जॉब आप करना चाहते हैं उसको सर्च करें, फिर कंपनी की जॉब को खोलें और देखें कि क्या क्या डिमांड किया गया है, तो वहां आपको पता चले। तो यहाँ ऐसे मैंने कटआउट लिए हैं, देख सकते हैं कि ये सारे जॉब्स जो है मार्केट में। एक्सेल अगर आपको अच्छे से आता है तो कर सकते हैं, और इसमें और भी बेटर आपको Naukri.com पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि एक्सेल के अंदर जो भी चैट जीपीटी आया है या एआई आया है, वो क्या, अब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मेरे सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या वो मेरा जॉब खत्म कर देगा। देखिए, अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा जॉब खत्म कर दे, क्योंकि अभी फिलहाल चैट जीपीटी वगैरह का यूज कर ही नहीं सकते हैं। इसके दो तीन रीजन हम बताते हैं। देखिए, चैट जीपीटी क्या है, अभी फिलहाल जैसे अभी इंटरनेट पे जाएंगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स पे क्या, बहुत सारे जो वीडियोज है वहां पे देखा जाएगा कि आप क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ चैट जीपीटी और एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक प्रॉब्लम पूछता हूँ, फिर आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास, मैंने क्या किया यहाँ पे, कुछ नंबर्स को ऑल टैब करके एंटर कर दिया। अब मुझे इन नंबर को आपस में सम करना है। अब ये नंबर अलग अलग सेल पे होता है, 78, 95, 85, 45, 74। तो मैं इजिली इसको सम का फॉर्मूला लगा के सम कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक ही सेल में रैप करके डाला गया है, तो कुछ ऐसा फॉर्मूला जो इसको आपस में सम कर सके। तो चैट जीपीटी से चलिए इस फॉर्मूले के बारे में पूछते हैं। अब देखिए इसे सोल्यूशन क्या दिया। ये बोल रहा है कि भाई इसको जो है आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए वैल्यू। तो इसने ये फॉर्मूला दिया कि वैल्यू मिड राइट लेफ्ट प्लस ए, आपको इतना लंबा फॉर्मूला इसने दिया। A1 पे वैल्यू रखा हुआ है, तो एक काम करता हूँ, मैं A1 पे रख दिया, इस पे मैं डबल क्लिक करके फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ। तो A1 पे देखिए, तो हमने फॉर्मूला लगा दिया और एंटर प्रेस किया, 258 आ गया। अब यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट चैट जीपी से लगा लें तो ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको समझ में तो आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या कर रहा है, क्या गलत रिजल्ट तो नहीं दे रहा है। अब इसी चीज को मैं सिंपली क्या करूंगा कि सम टेक्स्ट स्प्लिट, और इसको सिलेक्ट करके और यहाँ पे मैं कैर 10 कर दिया। तो इस पे मैं +0 कर देता हूँ। देखिए, रिजल्ट गड़बड़ आया है ना सर।
तो अब आपको अगर आंख मूंद के भी अगर चैट जीपीटी विश्वास कर लेंगे तो आपका डेटा गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको चलो अगर मैनुअली करें कि 78958545 7, इसको सम करते हैं तो क्या रिजल्ट आया? 3777। मतलब कि मेरा लगाया फॉर्मूला सही है, चैट जीपीटी जो फॉर्मूला सजेस्ट किया वो गड़बड़ है। क्या सर? तो चैट जीपीटी पे भरोसा नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि बहुत सारे कोर्सेज हैं जो चैट जीपीटी को यूज करना सिखाते हैं। तो गूगल यूज करना कोई बड़ी बात होती है? जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन डाला, उसने आंसर दिया, आंसर को पढ़ा और इम्प्लीमेंट किया, इसमें सीखने वाली बात क्या है? हाँ, इसमें आपको कुछ जो चीजें आएगी वो आएगी एड इन्स के रूप में। यहाँ इंसर्ट में जब जाते हैं यहाँ पे फाइल के अंदर तो यहाँ पे गेट एड इन्स मिलेगा। अब यहाँ पे आप इसे मैंने यहाँ पे सर्च किया चैट जीपीटी, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एड-इन्स मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये आपका पूरा तरह से ये नहीं होता है, फ्री नहीं है, इसको बाय करना पड़ेगा। आप देखिए आप कैसे पता चलेगा कैसे बाय करना पड़ेगा, मैं बताता हूँ आपको। हाँ देखिए, दिख रहा है आपको? एडिशनल परचेज रिक्वायरमेंट, कुछ फ्री रहेगा और कुछ को बाय करना पड़ जाएगा। उसी तरह से आपके पास को पायलट भी है यहाँ पे, अगर हम यहाँ देखें तो को पायलट भी है, ये भी चैट जीपीटी है, माइक्रोसॉफ्ट ने इनबिल्ड कर दिया है, तो ये भी चीजें आपको यहाँ बताता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी वही है कि इसको भी बाय करना पड़ेगा, ये भी फ्री नहीं है। ठीक है? और ऐसे आपको बहुत आप जैसे देखिए ये जो है ये इतने एआई आर्क्स फंक्शन है, टेबल है, ट्रांसलेट है, स्ट्रैक है, फॉर्मेट है, फिल है और लिस्ट है। तो क्या लग रहा है कि ये 7 फॉर्मूले की मदद से आप अपने रिपोर्ट को ऑटोमेट कर लीजिएगा? नहीं। तो चैट जीपीटी या किसी एआई की मदद से हम फुल्ली ऑटोमेट कर सके नहीं। हाँ, चैट जीपीटी या जो भी हमारे एआई फीचर्स है मुझे सपोर्ट करेंगे काम को थोड़ा जल्दी करने में। लेकिन हमें उस काम को कैसे करना है इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि हम वैलिडेट कर सकें कि भाई ये रिजल्ट जो आया है ये सही आया है या गलत आया है। और आपके सामने मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया कि रिजल्ट सही गलत है। तो चैट जीपीटी अगर आपको अगर 10 रिजल्ट दे रहा है तो उसमें से 3-4 रिजल्ट तो गलत होंगे ही होंगे कम से कम। अभी तो फिलहाल आधा हो सकता है कि 3-4 गलत गलत हो सकते हैं। बट मैं कुछ दिनों से यूट्यूब पे देख रहा हूँ कि भाई 599 सौ 1,000 रुपए में चैट जीपीटी यूज करना सिखा रहे हैं। बड़े बड़े मीम्स बन रहे हैं कि कलीग आता है, मैनेजर आता है, डांटता है कि रिपोर्ट 5 घंटा लगेगा तुम्हें बनाने में, एक बता बोलता है सिर्फ 5 मिनट बना के दे रहा हूँ। तो ये चीजें नहीं हो सकती ऑफिस के अंदर। दूसरी चीज है, क्या लग रहा है आप सभी के कंपनी ने आपको ऑफिस में इंटरनेट दे रखा है सर? सबको दे रखा है सर इंटरनेट? ऑफिस में क्या आप क्रोम में इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं आप अपने पीसी पे? हाँ, तो आपकी कंपनी अलाउ की होगी, लेकिन जो कंपनी के पैनल पे काम करते, जैसे आप किसी बैंक स्टेट बैंक में चले जाइए, आप जी मनी में चले जाइए, आप एसेंचर में चले जाइए, आप फेयर पोर्टल चले जाइए, आप बैंक कोई भी बैंक उत्कर्ष एचडीएफसी जैसे बैंक में चले जाइए, वहां आप भले अपने पर्सनल लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, लेकिन जब कंपनी के डोमेन पे जब आइएगा, कंपनी का आई लोन कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा, तो आप किसी भी तरह का इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। कंपनी ने आपको लैपटॉप दे दिया, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन जब कंपनी के डोमेन पे आइएगा तो इंटरनेट बाउंड हो जाता है और बहुत सारे लोगों की में दिक्कत होती है। तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है वीपीएन यूज करती है। हाँ, सही बोला आपने। तो चैट जीपीटी जैसे फीचर्स को चलाने के लिए इंटरनेट तो चाहिए। दूसरी चीज, कंपनी परचेज नहीं करेगी ना सर। बहुत सारी कंपनी तो अभी भी 2007 एक्सेल यूज कर रही है। ठीक है सर? चलिए, सब चीजें तो बात की चीज है। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग। देखिए, हम इस क्लासेस में हम बेसिक भी कवर करेंगे, हम एडवांस भी कवर करेंगे।
पर प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को पहले कितना एक्सेल आता है, इसकी मुझे मेरे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं, और नहीं मैं आप लोगों से कोई टेस्ट वेस्ट लेने वाला हूं, ठीक है। तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। ओके, एक वीडियो जो कि 5 घंटे की यूट्यूब पे है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना देख लें, है सर। अब ऐसा नहीं कि जो वीडियो में चीजें दी गई है, बोलिए बोलिए। मैं बता तो रहा हूं, मे, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए फिर आप बोलिएगा। मैंने बोला कि मुझे नहीं पता कि आपको कितना एक्सेल पहले से आता है, मैं कितना बेसिक जाऊं कितना एडवांस जाऊं इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। तो मैंने एक स्टैंडर्ड वीडियोज बना रखी है जो कि क्लास शुरू होने से पहले हम स्टूडेंट्स को देते हैं कि आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। अब पूरी वीडियो देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो प्ले कीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि वो सब चीजें आपको आती है तो आप स्किप कर जाइएगा, उसको फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको वीडियो दे दिया उसी को देखना है। मैंने वीडियो इसलिए दिया ताकि आप क्लास के लिए प्रिपेयर हों। जो वीडियो में चीजें हैं उसको और भी डीपली और एडवांस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा हर एक चीज, समझे। तो वीडियो वीडियो सपोर्ट के लिए मैंने आपको दिया है, हर किसी को मैं देता हूँ शुरुआत में, पहली क्लास। इसलिए क्योंकि अब मान लीजिए कि अब मेरे पास सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। अब उनके पास ऐसा हो सकता है कि कुछ किसी को कुछ नॉलेज कम होगा, किसी को कुछ नॉलेज ज्यादा होगा। तो अगर मैं एकदम बेसिक पकड़ लूंगा तो जिसको नॉलेज ज्यादा होगा, जो जो पहले से काम कर रहे हैं वो क्लास में बोर होंगे। अगर मैं एकदम एडवांस चला जाऊंगा तो जिनको कम आता है वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो हमें बैलेंस लेके चलना होता है क्लास में, समझे। इसलिए मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया, और देखना ना देखना आप लोगों की मर्जी के ऊपर है, ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने भेजा है कि आप देख लेंगे तो वो जब चीज मैं आपको साथ यहाँ पे बताऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरा, वो वीडियोस के अंदर वो सारे चीजें दी गई है जो कि एक वर्किंग प्रोफेशनल्स को होता है, और मैं हर एक चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा, समझ गए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अपनी एक्सेल की पहली टॉपिक। यहां तक तो ठीक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए। हम्म। देखिए वो डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा है। देखिए एक्स अगर आपके पास आपका जो है 2 GB तक का डेटा है तो आप एक्सेस यूज कर लीजिए। आपके पास 2 GB से भी ज्यादा डेटा होता है तो आप सर्वर यूज कीजिए, स्क्वेल, ओरिकल, सैप, ऐसे चीजें, ऐसे चीजें यूज करेंगे आप, माई एसक्यूएल। हाँ ये फ्री है, आपको एक्सेस जो है एमएस ऑफिस के साथ आता है, एमएस ऑफिस पैकेज का एप्लीकेशन। आपके पास एमएस ऑफिस है तो एक्सेस भी आएगा, लेकिन एक्सेस का डेटा रो लिमिट, रो कॉलम लिमिट नहीं है। इसका फाइल लिमिट है कि एक एक्सेस फाइल 2 GB तक ही बनेगी, उससे ज्यादा नहीं बनेगी। और एक्सेस के अंदर जस्ट एक्सेस में डेटा रख सकते हैं। एक्सेल में हम तो डेटा के साथ साथ रिपोर्ट वगैरह भी बना सकते हैं ना। कर सकते हैं, फॉर्मूला वगैरह यूज करें कि डैशबोर्ड रिपोर्ट, जैसे रिपोर्ट मैंने बना लिया, डैशबोर्ड बना लिया, वो नहीं बनेगा ना। डेटा विजुअलाइजेशन नहीं होगा, डेटा मैनेज होगा, डेटा मैनेजमेंट होगा, डेटा कैलकुलेशन होगा, बट डेटा विजुअलाइजेशन नहीं। समझे। जैसे एक्सेल में पीपल, जैसे एक्सेल में लगता है वैसे नहीं लगेगा।
नहीं लगेगा, कुछ हद तक लगेगा। एक्सेस डेटाबेस है, डेटा को इंपोर्ट कर, डेटा को रखता है। समझे? क्वेश्चन आप लोगों को, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। पवन जी कोई क्वेश्चन? जय जी कोई क्वेश्चन? और दूसरा चीज है, एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे स्टेप को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है? मैं पिछले 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पढ़ाने का एक सिस्टम जनरेट किया हुआ है जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स को सूट करता है। तो प्लीज को आप फॉलो कीजिएगा। अब क्या है सिस्टम? अब चलिए सिस्टम के बारे में समझते हैं। सिस्टम ये है कि पहले क्लास में आइए, मेरे साथ टॉपिक को डिस्कस कीजिए, जो भी क्वेश्चंस है आप हाथ हाथ पूछ लीजिए। मेन मेन टॉपिक को अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन साथ में बैठ के करने मत लग जाइएगा। उससे होगा क्या कि मैं अपना स्पीड से पढ़ाऊंगा, आप अपने स्पीड से करेंगे, आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं या सिस्टम पे कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। हो सकता है मैं आगे बढ़ जाऊं और आपका ध्यान कहीं और हो। तो आप पहले हर एक कंसेप्ट को समझिए, क्या कीजिए? कंसेप्ट को समझिए, उसके आप मेथड को समझिए, उसका यूज, उसका प्रॉफिट, उसका लॉस, ये सब चीजों को समझिए। देन जब क्लास खत्म होगी तो उस क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा। अब क्या करें, और उसकी जो डेटा फाइल होगी वो डेटा फाइल मैं आपको दे दूंगा। जब डेटा फाइल और रिकॉर्डिंग आपको जब मिलेगा तो आप क्या करेंगे कि पहले रिपीट कीजिएगा। पहले क्या होगा? पहले वॉच, मतलब पहले क्लास को देखिए, देन आता है रिपीट। देन क्लास को रिपीट कीजिए, मैं जैसे मैंने वीडियो में किया, जैसे मैंने क्लास में किया है उसको कहिए। हेल्प के लिए वीडियो ले लीजिए, जैसे मैं कोई चीज भूल गया कि मैंने वी लुकअप लगाया था, मैंने पिवट लगाया था, मैंने यहाँ पे ऐसे किया था, कैसे किया था मैंने, तो आप क्या करेंगे? वीडियो से देख लीजिए और देख के कीजिए। तो सेकेंड टाइप क्या हो गया? रिपीट हो गया। थर्ड जो आता है वो आता है एक्सप्लोर। अब एक्सप्लोर क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मैं 3 4 5 एग्जाम्पल मैंने दे दिए, आपने रिक्वेस्ट किया था 2 3 एग्जाम्पल और दे दिए। लेकिन क्या लग रहा है कि मेरे 5 7 10 एग्जाम्पल ही आपकी ऑफिशियल लाइफ में यूज होंगे? ऑफिस में और भी और अलग तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है या कभी आई होगी। तो आप जो भी आपके सोर्सेज है, जैसे यूट्यूब का वीडियो हो गया, इंटरनेट गूगल हो गई, चैट जीपीटी हो गया, आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में थोड़ा सा ढूंढें और कुछ नई चीज लाने की कोशिश करें जो कि मैंने क्लास में नहीं बताया है। जो नई चीज अगर आपको मिली और आप समझ गए तो ठीक है, ना समझे तो उसको नोट कर लीजिए या उसकी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए, ताकि अगली क्लास में हम उस पर डिस्कस कर सके। प्रैक्टिस करते समय कुछ चीजें ऐसी है जो कि आपके दिमाग में ट्रिगर किया, आपको लग रहा है कि मैं अभी सर से पूछ लूं, वीडियो में नहीं बताया, क्लास में नहीं बताया, बट आपके दिमाग में आया, आप चाहते सर से पूछ लूं, तो आप मुझे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी कॉल पिक ना करूं, लेकिन कॉल बैक करूंगा। अगर कॉल पिक नहीं किया तो मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, कोई क्लास में रहता हूँ तो व्हाट्सअप बगल में रहता है, तो मैं व्हाट्सअप पे रिप्लाई कर देता हूँ, या जब भी मैं व्हाट्सअप देखूंगा आपको रिप्लाई कर, ठीक है? तो क्वेश्चन पूछने में हिचकिएगा नहीं, जितना हो सके उतना क्वेश्चन पूछिएगा, और जब मर्जी तब पूछिएगा, कॉल पे, व्हाट्सएप पे या क्लास में, ठीक है? ऑल क्लियर? तो अभी मैं आज की क्लास की रिकॉर्ड